मनसुख मंडाविया ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल शुरू करना भारत का लक्ष्य। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सोमवार को कहा कि भारत का लक्ष्य डिजिटल स्वास्थ्य के लिए वैश्विक प्रयासों को एक संस्थागत ढांचे के रूप में डिजिटल स्वास्थ्य पर एक वैश्विक पहल शुरू करना है और अत्याधुनिक तकनीकी के उपयोग के साथ डिजिटल समाधानों को बढ़ाना है। वह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र द्वारा आयोजित भारत की G20 अध्यक्षता के तहत एक सह ब्रांडेड कार्यक्रम डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक सम्मेलन अंतिम नागरिक तक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज लेना को संबोधित कर रहे थे। मंडाविया ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, डिजिटल समाधान स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली में क्रांति लाने की क्षमता रखते हैं। प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत का उद्देश्य एक संस्थागत ढांचे के रूप में डिजिटल स्वास्थ्य पर एक वैश्विक पहल शुरू करना है। इस ढांचे का उद्देश्य डिजिटल स्वास्थ्य और पैमाने के लिए वैश्विक प्रयासों को अभिसरण करना है। अत्याधुनिक तकनीकों के उपयोग के साथ डिजिटल समाधान स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर कवरेज और गुणवत्ता के लिए सभी देशों के सहयोग से सिलो से सिस्टम की ओर बढ़ने का समय है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि डिजिटल स्वास्थ्य के सार्वभौमिकरण में चुनौतियों से निपटते हुए और दुनिया भर में विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच को सक्षम करने में वसुधैव कुटुंबकम के लोकाचार के साथ भारत ने योगदान प्रदान किया। डिजिटल पब्लिक गुड्स के रूप में ई-संजीवनी और आरोग्य सेतु एप्लीकेशन वैश्विक स्वास्थ्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समाधानों तक समान पहुंच प्रदान करने में हमारी भूमिका का उदाहरण है। मंडाविया ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि डिजिटल हस्तक्षेप कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रमों जैसे कि प्रजनन, बाल स्वास्थ्य, निक्षय, टीबी नियंत्रण कार्यक्रम, एकीकृत रोग निगरानी प्रणाली, अस्पताल सूचना प्रणाली आदि की नींव बन गए हैं। उन्होंने कहा कि ई-संजीवनी एक टेली परामर्श मंच जिसने 10 करोड़ टेली परामर्श को पार कर लिया है, 2.2 अरब से अधिक खुराक बांटने वाला टीका प्रबंधन अभियान और प्रधानमंत्री आरोग्य योजना PMJA जो 50 करोड़ नागरिकों को कैशलेस और पेपरलेस तरीके से निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि महामारी की शुरुआत से एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के रूप में भारत द्वारा डिजिटल स्वास्थ्य को अपनाना एक निर्णायक मोड़ बन गया है, क्योंकि इसने स्वास्थ्य सेवाओं को आसानी से सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंचाया जो देश के अंतरतम क्षेत्रों तक पहुंची। उन्होंने कहा, जबकि दुनिया भर की सरकारें पहले से ही स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए महत्वपूर्ण निवेश कर रही है, स्थायी और मापनीय परिणामों को प्राप्त करने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। भारत ने अपने G20 प्रेसिडेंसी के तहत एक विशिष्ट प्राथमिकता के रूप में डिजिटल स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी है। स्वास्थ्य कार्य समूह डिजिटल हेल्थ इनोवेशन एंड सॉल्यूशंस टू एड UHC एंड इम्प्रूव हेल्थ केयर सर्विस डिलीवरी का उद्देश्य यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की सहायता के लिए डिजिटल पब्लिक हेल्थ गुड्स की अवधारणा को संरेखित करना, समर्थन करना और प्रयासों निवेशों को बढ़ावा देना है। सम्मेलन में वैश्विक नेताओं और स्वास्थ्य विकास भागीदारों, स्वास्थ्य नीति निर्माताओं, डिजिटल स्वास्थ्य नवप्रवर्तकों और प्रभावितों, शिक्षाविदों और अन्य हितधारकों ने भी भाग लिया। WHO सीरो की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने बताया कि डिजिटल स्वास्थ्य समाधान निम्न और निम्न मध्यम आय वाले देशों पर विशेष ध्यान देने के साथ स्वास्थ्य सेवाओं और नवाचारों का लोकतंत्रीकरण सुनिश्चित करते हैं। उन्होंने डिजिटल स्वास्थ्य संरचना स्थापित करने, संस्थागत मंच पर निर्माण करने और नागरिक संचालित डिजिटल स्वास्थ्य परिस्थितिकी तंत्र प्रस्तावित करने का भी सुझाव दिया। प्रोफेसर एलन लेब्रिक, निदेशक डिजिटल हेल्थ एंड इनोवेशन, WHO ने हाशिए पर रहने वाले समुदाय और डिजिटल विभाजन के लिए इक्विटी और समावेशन का ख्याल रखते हुए जन केंद्रित डिजिटल समाधान की जरूरत पर ध्यान केंद्रित। आइए बढ़ते हैं अगली खबर।
पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे कर्मचारियों ने वापस ली हड़ताल, सीएम शिंदे ने दिया ये भरोसा। पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया है। कर्मचारियों ने सीएम एकनाथ शिंदे के साथ हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया। सरकारी कर्मचारी संगठन के सचिव अविनाश दौन ने कहा कि सीएम शिंदे ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना भले ही लागू नहीं होगी, लेकिन उन्होंने कर्मचारियों को नुकसान नहीं होने का भरोसा दिया है। ओपीएस को लेकर हड़ताल पर थे राज्य कर्मचारी। बता दें कि राज्य के करीब 17 लाख कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली को 14 मार्च को हड़ताल पर चले गए थे। इसमें शिक्षक, सरकारी अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ भी शामिल थे। सोमवार 20 फरवरी को हड़ताल का 7वां दिन था। क्या है ओपीएस? पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायर्ड कर्मचारी को पेंशन की पूरी रकम सरकार देती थी। ओपीएस के तहत सरकारी कर्मचारी के रिटायर होने के बाद आखिरी मूल वेतन और महंगाई भत्ते की आधी रकम बतौर पेंशन जीवन भर सरकार की ओर से दी जाती है। इसके अलावा उन्हें साल 2 साल बार महंगाई भत्ता भी बढ़कर मिलता है। पेंशन पाने वाले सरकारी कर्मचारी की मौत होने पर उसके आश्रितों को भी पेंशन देने का ओपीएस में प्रावधान था। इसके अलावा पेंशन कमीशन लागू होने पर पेंशन रिवाइज होने का भी फायदा रिटायर कर्मचारी को मिलता है। 80 साल की उम्र पूरी होने पर उसके पेंशन में भी 20% की बढ़ोतरी हो जाती है। वही 100 साल की उम्र पूरी होने पर पेंशन दोगुनी हो जाती है। 2004 में एनडीए सरकार ने खत्म कर दी थी ओपीएस की। हालांकि 1 अप्रैल 2004 को एनडीए ने ओपीएस स्कीम को बंद कर दिया था और इसकी जगह नई पेंशन योजना एनपीएस लागू की थी, जिसके तहत सरकारी कर्मचारी को मूल वेतन का 10% हिस्सा देना होता है और राज्य सरकार इसमें केवल 14% का योगदान देती है। इन राज्यों में ओपीएस बहाल है। बता दें कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल करने के अपने फैसले के बारे में केंद्र सरकार को सूचित कर दिया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर। औरंगाबाद में पीएमएवाई में अनियमितताओं को लेकर ईडी की कार्रवाई, मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमएवाई योजना के निविदा टेंडर आवंटन में कथित अनियमितताओं को जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हाल ही में महाराष्ट्र में छापे मारने के बाद आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए। ईडी ने औरंगाबाद, पुणे और अकोला में कुल 9 स्थानों पर छापेमारी की। फर्जी तरीके से टेंडर जीतने का मामला। ईडी ने अपने एक बयान में कहा कि पीएमएवाई में कथित घोटाले को लेकर औरंगाबाद नगर निगम ने समर्थ कंस्ट्रक्शन एंड जेवी, इंडो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, जुगार ग्लोबल इंडस्ट्रीज और उनके संबंधित भागीदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर में कहा गया था कि इन फर्मों के ने औरंगाबाद में 40,000 प्रधानमंत्री आवास योजना के घरों के निर्माण के लिए फर्जी तरीके से नगर पालिका का टेंडर जीता। एक ही आईपी एड्रेस से किए गए थे आवेदन। ईडी ने कहा कि पीएमएवाई योजना औरंगाबाद में 7 भूखंडों स्थलों पर लागू की जानी थी। यह पाया गया था कि तीनों ई टेंडर एक ही आईपी एड्रेस से अपलोड किए गए थे। जब पीएमएवाई नियम को इसमें गड़बड़ी का पता चला तो उन्होंने मामले में एफआईआर दर्ज की कि टेंडर जीतने वाली फर्म इतनी बड़ी परियोजना के निर्माण के लिए वित्तीय रूप से सक्षम नहीं है, बैंक गारंटी के तौर पर जमा नहीं की पूरी रकम। ईडी ने कहा कि जांच में पता चला कि ई टेंडर के लिए तीनों फर्मों ने एक ही आईपी एड्रेस से आवेदन किया था। समर्थ कंस्ट्रक्शन एंड जेवी को टेंडर आवंटित किया गया था, लेकिन फर्म ने 46.24 करोड़ रुपए के प्रदर्शन बैंक गारंटी एवज में केवल 88.60 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी जमा की। ईडी ने आरोप लगाया कि समृद्ध कंस्ट्रक्शन एंड जेवी ने नई टेंडर प्रक्रिया के बिना 19.22 हेक्टेयर से 120 हेक्टेयर के लिए प्रारंभिक निविदा का विस्तार प्राप्त करके नियत प्रक्रिया को उलट दिया। जांच एजेंसी ने कहा कि इस घोटाले में सरकारी सब्सिडी की राशि लगभग 1,000 करोड़ रुपए है। ईडी ने जब्त किए आपत्तिजनक दस्तावेज। ईडी ने कहा कि जांच में यह पाया गया कि ईडी टेंडर हारने वाले 2 आवेदकों में से प्रमुख जेवी ने पूरी तरह से टेंडर प्रक्रिया में अपनी भागीदारी से इनकार किया है और दावा किया है कि L1
सबसे कम बोली लगाने वाले आवेदक ने उनके क्रेडेंशियल्स के साथ सच। ईडी ने कहा कि आवेदक से औरंगाबाद नगर पालिका की निविदा फाइल की नोट शीट सहित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए महाराष्ट्र न्यूज़ सर्विस। नमस्कार।